गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्काइन का कंप्लीट प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ कवर कर रखा है। अब हम अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर के कह सकते हो कि लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए एरोमेटिक जो वर्ड है ये एरोमा वर्ड से बना है। हाइड्रोकार्बन का मतलब तो आप पहले से ही जानते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, और एरोमेटिक वर्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एक लैटिन वर्ड में एरोमा का मतलब होता है स्मेल, यानी ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी एक पर्टिकुलर स्मेल है, जिनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक ओडर है। जैसे आपका फिनॉल है, बेंजीन है, टॉलुइन है, एनिलीन है, ये सब के सब एक पर्टिकुलर इनकी स्मेल है। इसलिए इनको हम एक कह सकते हो हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक और एरोमेटिक वाला केस जो बनता है तो उसमें एरोमेटिक वाले पार्ट में कंसिडर होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए देखा जाए हम लोग एक नाम और यूज़ करते हैं एरीन्स। अगर कहीं एरीन्स वर्ड लिखा हुआ मिले तो आपको समझ में आना चाहिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है या एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे देखा जाए, सिंस मोस्ट ऑफ देम पोजेस प्लेजेंट स्मेल द क्लास ऑफ कंपाउंड वाज नेम्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। ये पहले का दिया गया वर्ड है। आज के टाइम में तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं है, फिर भी उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ज़रूर है जिसके बेसिस पर हम उनको एरोमेटिक मानते हैं। आगे हम इसको एक एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहले देखा जाए इसमें क्या है कि जो हम बेंजीन को लेकर के चलते हैं जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पेरेंट मेंबर है। जैसे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे पेरेंट मेंबर की बात की जाए तो मीथेन का नंबर आता है, वैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड में पेरेंट हाइड्रोकार्बन में देखा जाए तो वो बेंजीन का नंबर आता है। बेंजीन को हम लोग पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं और उसी से डराइव होकर के ऑलमोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड बने हैं। तो सबसे पहले बेंजीन की स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत कुछ लोगों के दिमाग में कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट चले, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट स्पेशली डेवलप हुआ है वो केकुले के थ्रू डिस्कस हुआ, डेवलप हुआ है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। अब कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, इससे इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा कंपाउंड हाईली अनसेचुरेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन मिलेंगे तो हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को तो पूरा नहीं कर सकते, इसलिए कार्बन आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे अगर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनता है तो ऐसे केस में कंपाउंड को हाईली अनसेचुरेटेड होना चाहिए और एडिशन रिएक्शन डोमिनेंटली देना चाहिए। लेकिन बेंजीन में इसका पूरा उल्टा है। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोमिनेंटली देता है, एडिशन रिएक्शन बहुत कम, रेयर, वो भी स्पेशल केस में एडिशन रिएक्शन देता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पर आएंगे, जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड होते गए। एट लास्ट में केकुले का कॉन्सेप्ट आया, फिर अंत में हमारा मॉलिकुलर कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। केकुले ने क्या माना है कि बेंजीन इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू स्ट्रक्चर एंड द हाइब्रिड स्ट्रक्चर में भी रिप्रेजेंटेड है। बेंजीन ने क्या माना है कि बेंजीन 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड फॉर्म है। कहने का मतलब मेरा ये है। अब जैसे इसी केस में देखा जाए, ये बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बता हर पॉइंट पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह से जितने कार्बन हैं सबकी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएंगी रिंग बनाने से, और हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करने से। और अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड बना दो तो जितने कार्बन हैं सबकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखा जाए एक स्ट्रक्चर तो बेंजीन का ये है, दूसरे स्ट्रक्चर में केवल पाई बॉन्ड का हम रोटेशन करा दें, ये पाई बॉन्ड यहाँ सिंगल के साथ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ शिफ्ट है, तो हमारा अगला फॉर्म मिल जाएगा। तो सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आपको पता है रेजोनेंस एक हाइपोथेसिस है, रियल स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, मतलब ये स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन में जब हम लोग ये हेक्सागन बना करके बीच में डॉटेड लाइनों का एक रिंग बनाते हैं, ये जो डॉटेड लाइनों का रिंग है ये 6 इलेक्ट्रॉन को शो करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनने में कह सकते हो कि एक डबल बॉन्ड बनने में यहाँ पर पाई बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे और 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस रिंग के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, ये कह सकते हो कि
जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में है, फिर देखो इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड आया, यहाँ डबल आ गया, तो ये सिचुएशन हमारे सामने आएगी। आगे देखा जाए बेंजीन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसके सपोर्ट में कुछ फैक्ट्स भी हमारे सामने आए। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। क्या क्या फैक्ट्स हैं? द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज 139 पिकोमीटर। ये ध्यान रखना आप लोग, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है 139 पिकोमीटर की है, विच इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन बॉन्ड लेंथ ऑफ सी बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में हो तो 154 पिकोमीटर का बनेगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो 134 का बनेगा। लेकिन रियल स्ट्रक्चर क्या है कि 139 पिकोमीटर का, मतलब डबल और सिंगल के बीच की स्टेज है। एंड द वैल्यू इज़ द सेम फॉर ऑल द बॉन्ड। और जितने भी ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेंगे सब में 139 ही वैल्यू आएगी। अगर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर राइट होता तो 3 पॉइंट पर जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर वैल्यू 134 पिकोमीटर की आती, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर 154 पिकोमीटर की आती। ये सब एक्सरे एनालिसिस से लिए गए फिगर हैं जो कि 100% करेक्ट हैं। इसका आप लोग ध्यान रखना, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। इसके आगे देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ की बात आई, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर, जो कि इक्वल है हर जगह। ड्यू टू रेजोनेंस द पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज इन बेंजीन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ग्रेटर एरिया। अब जैसे यहाँ पर फिक्स ना होकर के पूरे इस रिंग में कह सकते हो कि डबल बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल हो रहा है। तो ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज इन बेंजीन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ग्रेटर एरिया, दैट इज इट गेट्स डिलोकलाइज्ड। अब कहीं पर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर अपने को मिलता है और पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ डिलोकलाइजेशन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड डिक्रीजेस एज कंपेयर टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बाय अबाउट 50 किलो जूल पर मोल। द डिक्रीज इन एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अभी जो एनर्जी डिक्रीज होती है इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। कहीं पर भी अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो हमेशा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो बेंजीन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के थ्रू देखा जाए अपनी एनर्जी को 50 किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर रहा, मतलब स्टेबिलिटी को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। इसके आगे देखा जाए जो हम बताना चाह रहे हैं, इफ़ द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इज़ फिक्स्ड, अगर डबल बॉन्ड की पोजिशन फिक्स होती तो हम 2 टाइप के आर्थो आइसोमर को एक्सपेक्ट करते। वी एक्सपेक्ट 2 आइसोमर ऑफ 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन या डाइक्लोरोबेंजीन। जैसे देखिए यहाँ पर अगर ये हमारा डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में आर्थो पोजीशन 1-2 डेरिवेटिव होते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट बेंजीन न्यूक्लियस में 1 और 2 पोजीशन पर आकर के जुड़ेगा जिसको हम आर्थो वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर ये 1-3 पोजीशन पर आता है तो मेटा वर्ड यूज़ करते हैं, और 1-4 पर आता है तो पैरा वर्ड यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने IUPAC में थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 2 क्लोरीन आ जाएंगे। यहाँ पर कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी 1-2 पोजीशन आएगी, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 क्लोरीन आ जाएंगी। तो अगर हमारा डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती तो हमें 2 टाइप के आर्थो आइसोमर मिलते। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन के बीच में जो आएगा और एक डबल बॉन्ड वाले। हाउएवर देयर इज़ ओनली 1 कंपाउंड, लेकिन अपने को एक ही आर्थो आइसोमर मिलता है, 2 आर्थोमर, 2 यानी कह सकते हो आर्थो आइसोमर नहीं मिलते। इसलिए ये जो बेंजीन के जो 3 मैंने फैक्ट्स दिए हैं ये तीनों इसके सपोर्ट में दिए गए कॉन्सेप्ट हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझना जानना। अब इसके आगे हम बेंजीन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर स्पेशली हाइब्रिड ऑर्बिटल और इनके शेप या इनकी तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से उसको समझने का प्रयास करना, और ये तो आपको समझना ही समझना है। अब यहाँ पर देखा जाए हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पर मैं आऊँगा। अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड 1 ऑर्बिटल रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। मतलब ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेंजीन के अंदर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एक कार्बन बेंजीन में देखा जाए एक ऑर्बिटल बेंजीन में ऐसा है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। जितने कार्बन है सबकी कंडीशन ये आपको मैं समझाना चाहूँगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर ऑर्बिटल हैं तो 3 ऑर्बिटल, अगर
S एक S और 2 P के हैं, 3 ऑर्बिटल sp2 अगर ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ऐसे केस में जो हमारे पास कार्बन होगा, इसके जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ये देखा जाए ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में अवेलेबल होंगे। तो देखो ये मैंने कार्बन बना रखा है, ये एक ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड वाला है 1 2 3, ट्राइगन के बेसिस पर मैंने इनको अरेंज कर रखा है। दूसरे कार्बन का ये ऑर्बिटल हाइब्रिड है, दोनों लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आपने इसके साथ जोड़ दिया, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इसके साथ आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसके अगले ऑर्बिटल से दूसरे वाले कार्बन का ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, इसका ये हाइड्रोजन के साथ, इसका इस कार्बन के साथ। तो पूरा एक ये जो रिंग जैसा मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, इसमें जितने कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल तो कार्बन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये पूरा जो हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया है, ये केवल सिग्मा बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को मैंने दे रखा है। अब इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर मैंने जो कार्बन मैंने दिखा रखे हैं पूरे के पूरे 6, इनके साथ देखो मैंने सिंगल बॉन्ड जो बना है बीच वाला सिग्मा बॉन्ड, जो कि पहले यहाँ मैं दिखा चुका हूँ, या हाइड्रोजन को मैंने शो करा दिया। और ये वाले जो ऑर्बिटल हैं जो कि अनहाइब्रिड हैं, जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, अगर ये देखा जाए, ये दोनों ऑर्बिटल यहाँ पर आपस में देखो लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे ऊपर नीचे, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा तो पहले से ही बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे लेटरल, पाई बॉन्ड बनेगा, और ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक तो आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बना। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन इसके साथ पाई बॉन्ड बना दे, ये इनके साथ पाई बॉन्ड बना दे, और ये इनके साथ पाई बॉन्ड बना दे। लेकिन रियल कंडीशन क्या है, जो हाइब्रिड फॉर्म बनेगा वो देखो ये बनेगा। इसमें ये जो कार्बन पूरी देखा जाए, बीच वाला जो लाइन है ये सिग्मा बॉन्ड को दिखा रही है, और ये ऊपर पूरा देखा जाए हम लोग स्ट्रक्चर दिखा रखा, और नीचे जो स्ट्रक्चर दिखा रखा वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ, जो कि बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर स्पेशली अवेलेबल है हाइब्रिड फॉर्म। इसीलिए हाइब्रिड फॉर्म बनने की वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से बेंजीन की जो एनर्जी है वो 50 किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग डिक्रीज़ करेगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट स्पेशली दिया गया है, जो कि बेंजीन के रिंग से रिलेटेड है। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। स्पेशली यहाँ पर देखा जाए, बेंजीन इज़ अ फ्लैट मॉलिक्यूल इन विच 6 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ हेक्सागन। ये सिचुएशन हमारे सामने मिल रही है, फ्लैट मॉलिक्यूल है और 6 कार्बन देखा जाए इसमें हेक्सागन के कॉर्नर पर अपने आप को वो अरेंज करके कंप्लीट स्ट्रक्चर दे रहे हैं। इसके आगे देखा जाए आइसोमेरिज्म की बात थोड़ा सा मैं कर लूँ। जितने भी एरेंज होते हैं उसमें ज़्यादातर पोजीशन आइसोमेरिज्म के चांसेस हैं, जैसे आर्थो मेटा पैरा या ट्रिपल, अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आ जाए तो कार्बन की पोजीशन के बेसिस पर। तो ये सब मिला जुला करके कोई भी हम फंक्शनल ग्रुप लगा दें या सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, ये पोजीशन आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल आप इसमें आर्थो मेटा पैरा को दे सकते हो। अब इसके आगे हम एरोमेटिसिटी पर आना चाहेंगे। देखिए, एरोमेटिसिटी का मतलब सिंपली यहाँ पर क्या है, ये मॉडर्न थियरी है, एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है कि कोई भी प्रोडक्ट एरोमेटिक है या नहीं है, इससे रिलेटेड ये कंपाउंड, ये थियरी हमारे सामने स्पेशली अवेलेबल है। तो इसमें इसी को हम हेकेल्स रूल का भी नाम देते हैं। अगर आपसे एरोमेटिसिटी पूछी जाए या हेकेल्स रूल पूछा जाए, दोनों का मतलब सेम है, और आप लोग इसको अच्छे से समझना। बहुत सिंपल चीज़ें हैं लेकिन आनी चाहिए अपने को। हेकेल्स रूल, द मॉडर्न थियरी ऑफ एरोमेटिसिटी वाज एडवांस्ड बाय हेकेल इन 1931। आपको दिख रहा है कि ये थियरी 1931 में हेकेल्स के थ्रू दी गई है। अब इसमें कुछ मेन पास्चुलेट्स हैं एरोमेटिसिटी के लिए से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। द मॉलिक्यूल शुड कंटेन अ साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जैसा अभी आपने बेंजीन में देखा, एबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे देखिए, ये ऊपर का ये पूरा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये नीचे वाला है, बीच वाली जो लाइन है वो सिग्मा बॉन्ड की है। तो लास्ट का जो सी वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका ये कह सकते हो कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को प्लेन के एबव और प्लेन के बिलो शो कर रहा है, ये वाला। तो कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल के अंदर ये सिचुएशन होनी चाहिए। अब इसके आगे थोड़ा सा और आगे आएंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको देखना समझना।
अगले केस में हम बताना क्या चाह रहे हैं, द फॉर मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक द रिंग मस्ट बी प्लेनर। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिचुएशन आएगी तो sp2 कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट शो करेगा, मतलब पूरा मॉलिक्यूल जो आएगा, रिंग जो बनेगी प्लेनर बनेगी। फॉर एरोमेटिसिटी, ये सबसे मेन चीज़ हमारे ध्यान में रखना है, इसी को हम हेकेल्स रूल का भी नाम देते हैं। फॉर एरोमेटिसिटी द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड must contain a total of 4n+2 pi electrons, where n is an integer equal to 0, 1, 2, 3। मतलब क्या है कि यहाँ पर n की वैल्यू एक इंटीजर आएगी, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, लेकिन कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज हेकेल्स रूल, इसी को हम लोग हेकेल्स रूल का नाम देते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब देखा जाए, अब एरोमेटिसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ थोड़ा समराइज करेंगे। फॉर एरोमेटिसिटी द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, ये सिचुएशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आएगी। साइक्लिक सिस्टम, रिंग फॉर्मेशन होगा, हैविंग डीलोकलाइज्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो लाइन हमारे सामने है, तीनों कॉन्सेप्ट का एक समराइज फॉर्म है, ये भी हमारे लिए बहुत काम का है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे आपको समझाने के लिए। जैसे देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल तो बेंजीन है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, 4n+2 यहाँ पर इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब हमारे सामने 1, 2, 3 3 पाई बॉन्ड हैं और एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो निकालोगे 1 आएगी। अब आपकी वैल्यू n = 1 आ रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। नेप्थलीन मैंने ले रखा है, यहाँ पर देखो डबल रिंग सिस्टम, घर में जो कपूर गोली यूज़ होती है वो नेप्थलीन है, उसका फार्मूला ये है। इसमें 4n+2 = 10। देखिए 3 बेंजीन न्यूक्लियस में डबल बॉन्ड और 2 यहाँ पर है, 5 है, और एक डबल बॉन्ड बनने में, पाई बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे, इक्वल टू 10। n की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को नोटेट कर रही है। एंथ्रासीन अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस आ गए, तो 4n+2 = 14, क्योंकि 7 डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, देखो यहाँ से साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लग गया, और साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप ये है और डबल बॉन्ड है, इसलिए साइक्लोप्रोपी ई, यहाँ पर मैंने ई लगा रखा है, NYL, साइक्लोप्रोपिनाइल। यहाँ पर 4n+2 = केवल एक पाई बॉन्ड है, इक्वल टू 2, 10 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये भी हेकेल्स रूल के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। यहाँ पर देखो हमने साइक्लोपेंटिनाइल एनायन, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ डबल बॉन्ड है। जहाँ कहीं माइनस चार्ज लगता है, इसको हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर 4n+2 = 4 तो पाई बॉन्ड की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन ये, इसलिए हम, और ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इनको 6 कंसिडर करेंगे, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। पायरॉल को देखा जाए, 4n+2 = 6, डबल बॉन्ड दिख ही रहा है, साथ में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो कहीं अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, उसको हम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर कंसिडर करते हैं। 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1 आएगी। पिरिडीन, यहाँ पर अल्टरनेट ऑर्डर में डबल सिंगल बॉन्ड आपको दिख ही रहा है, तो 4n+2 = 6, n = 1। तो ये चीज़ें अपने को समझने की ज़रूरत है, अपने को ध्यान में रखने की नीड है, अपने को ये ध्यान में ज़रूर रखना है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है। ये आपका एरोमेटिसिटी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थे, और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पूरे 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझना। अब थोड़ा सा पार्ट में इसमें और डिस्कस कर लेता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं। फ्रॉम एल्काइन, जैसा कि आपको पता है अगर हम इथाइन को ले लें, रेड हार्ट आयरन ट्यूब या रेड हार्ट कॉपर ट्यूब पर पास कर दें, तो 3 मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होकर के बेंजीन दे देंगे। तो इस तरह से एक तो ये सिंपल सा प्रिपरेशन पार्ट है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जैसा इसके पहले हमारा डिस्कशन डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है एल्केन वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर देखा जाए, हम बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लें, C6H5COONA, और सोडा लाइन के साथ ट्रीट कर दें, NaOH CO के साथ, तो ये पूरा पोर्शन Na2CO3 बन जाएगा और इसका बेंजीन में कन्वर्जन हो जाएगा। तो अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर दें तो भी अपने को बेंजीन मिल जाएगी। ये पॉइंट भी अपने को ध्यान में रखना है।
यहाँ पर देखा जाए रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का जिंक डस्ट के साथ रिडक्शन करा दिया जाए, जिंक इस ऑक्सीजन को लेकर के ZNO बना देगा और बेंजीन हमारा फ्री हो जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट C6H5N2Cl, इसके लिए कॉमन वर्ड डाइजोनियम सॉल्ट है, इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन 12th क्लास में मिलेगा। अभी तो आप एक कंपाउंड को यहाँ पर ध्यान में रखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, इसका रिडक्शन करा दिया जाए H3PO2 के साथ, तो ये बेंजीन में और N2 और HCl में कन्वर्ट हो जाएगी। और सबसे लास्ट में एराइल हैलाइड्स C6H5Cl, इसका रिडक्शन करा दिया जाए निकल एल्युमिनियम एलॉय के साथ NaOH के प्रेजेंस में, तो इसका रिडक्शन होकर के देखो बेंजीन बन जाएगी और HCl लिबरेट हो जाएगा। तो अब अपना ये पूरा इस वीडियो के लिए इतना पार्ट मैं कंसिडर करूँगा। इसके आगे अगला जो वीडियो मेरा बनेगा ये बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड स्पेशली हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगले वीडियो में यानी 20-25 मिनट के वीडियो हमारे और बनने हैं और अपना हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, किसी को कुछ डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, और जो अपने बच्चे हैं वो जिस किसी तरीके से व्हाट्सएप से फ़ोन करके भी प्रॉब्लम अगर डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को देखना, पसंद आए लाइक करना, और अगर आपके कोई हित मित्र हो तो उनको शेयर भी कर सकते हो आप लोग। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। थैंक यू।